हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। आपकी मेहनत लगन और आपकी ईमानदारी पागलपन से। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह हमें 5 बजे सेठ प्रैक्टिस के माध्यम से अभी हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 10+2 इंटर लेवल, उसी को हम लोग यहाँ पे सेट रिवीजन कर रहे हैं। यह टेस्ट मैं आपको बता दूं, ईडू ई गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें आपको 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात इसकी है कि इसके 150 प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित है। पूरी मैथ हो रीजनिंग हो, सारा प्रश्न इसमें आपको व्याख्या के साथ दिया गया है। तो आपको अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। तो आप जाके आपको टेलीग्राम से ही आप ज्वाइन कर पाइएगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्त, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ते तो हैं और पीडीएफ भी लेते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पता ना सब्सक्राइब करने से उनका क्या जाता है और मुझे क्या मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आप आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी? तो बताइए, इसका सही जवाब होगा सेल खड़ी, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? तो वह किया गया था 16 अगस्त 1946, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आपको पता है, वह आपको फरवरी में यानी 1946 में हुआ था। तो सी बिल्कुल इसका सही है। परंतु मैं पूछूं कि कब हुआ था, तो आपको छोटा अगर डेट पूछा जाए तो 19 फरवरी 1946 को यह संपन्न हुआ था। और आपको पता है, इसमें भाग लिए थे नेवी की तरफ से आईएनएस आपको तलवार ने। तो यह बम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह बम्बे में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसका भी जो हेड है वो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और आपको सोलंकी वंश, यानी सारे विकल्प इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सही आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आपको पता है कि प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था, यह आपको देखने को मिलेगा 1782 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया हमारे मित्र, वह कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम को आपको पहचानिए। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही है कालिंजर का युद्ध, चुनार का और आपको चौसा का युद्ध और कनौज का। तो आप बताइए कि कौन से युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि कालिंजर का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1531 ईस्वी में देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो हुआ था यहाँ पे आपको चुनार का, तो यह आपको 32 में 1532 में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा हमारा हुआ था आपको चौसा का युद्ध, यह 1500 देखा जाए तो यह आपको 39 में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आपको कनौज का हुआ था, यह आपको 1540 में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था? तो वह करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, यानी सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कल्हण द्वारा रचित रज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है। तो कल्हण द्वारा एक पुस्तक था जिसका नाम था रज तरंगिणी, यानी राज तरंगिणी भी बोलते थे, जम्मू कश्मीर का, जिसमें इतिहास का वर्णन का आपको देखने को मिलता है। परंतु इसमें तरंगों की अगर बात करता है तो जहां तक इसमें 8 तरंग हुआ करते थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है। आपको पता है कि शिलालेखों का जो जनक कहलाता है वो अशोक को ही कहा जाता है। और इसमें जो है आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको चोल, पांड, चेर यानी उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि वह कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में, आपको एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही। कानपुर वाला आपको पता है कि सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। इन्हें भी आप जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जैन मुनि जीन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे, यानी 11 का बी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा था, वह अगर देखा जाए तो 1324 से लेकर आपको 1351 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा, और यह आपको दिल्ली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काकोरी षड्यंत्र की सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में कौन नहीं थे। देखिए, अशफाक खां उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी थे। जो नहीं थे वह वीर भगत सिंह नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि काकोरी जो डकैती कांड हुआ था 1925 में, यह आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन आपको राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था। तो मिरातुल है, संवाद कौमुदी, यह दो गो है आपको यहाँ पे राजा राम मोहन से ही संबंधित है। अगर इसकी बात हम अगर करते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा। 13 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, इसका जो आपको देखा जाए तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन आपको 1822 ईस्वी में हुआ करता था। यह आपको भाषा में यानी फारसी भाषा में या कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि गांधी जी द्वारा वर्ष भर स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी से संबंधित था। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेफ्टी वल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो यह जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। तो ये वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो वह अधिनियम था भारतीय परिषद 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो वह वर्णित है राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी में, जो आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। 36 से 51 आर्टिकल है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, यह तो बात बिल्कुल सत्य है। इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ये भी सही है। परंतु इसमें जो आपको देखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी सही है। परंतु इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया, यह बात बिल्कुल गलत है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो आपको पता है कि यह पंचायत से संबंधित है, परंतु इसमें भी आपको 9 जो है आपको 9 8 अगर यानी 9 का अगर देखा जाए, 9 अगर यहाँ पे देखा जाए तो 9 ए जिसे हम क कहते हैं, ये आपको पंचायती आपको नगर पालिका से संबंधित है। और 9 बी जो है आपको यह अगर देखा जाए तो सहकारी समितियां से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ,
चलिए, कहता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, अविश्वास अगर प्रस्ताव की बात करते हैं तो 1963 में आपको चाचा नेहरू के खिलाफ यह लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। आर्टिकल आपको पता है कि 80 में राज्यसभा की संरचना का उपलब्ध देखने को मिलता है और यह एक आपको अस्थायी सदन है। ऐसे हम उच्च सदन भी इसको कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, परंतु दूसरा जो यहाँ पे विकल्प कहता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245, ये भी सही है। तीसरा जो है राज्यसभा की सदस्य के न्यूनतम आयु 35 वर्ष, जी नहीं 35 वर्ष नहीं होता है, राज्यसभा के लिए शायद 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्रों, वह कहता है कि दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता का अंतिम निश्चय निम्न में कौन करता है। तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी। तो 23 नंबर प्रश्न को बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो यह किया गया था 1969 यानी 1969 में, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो देखिए, आपको मानव यहाँ पे प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रियम्बर तो आयरलैंड से लिया गया है, परंतु प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में तहत है। तो आपको पता है कि 61 के तहत हम इम्पीचमेंट को लागू करते हैं, यानी आपको महाभियोग का। तो बी तो बिल्कुल सही है। 60 में शपथ है और शपथ कौन दिलाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। 71 में आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद होता है चुनावों संबंधी, तो उसका निपटारा आर्टिकल 71 के तहत किया जाएगा। और 72 में आपको आर्टिकल में जो है आपको राष्ट्रपति को क्षमादान है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो यह जो आपको देखने को मिलेगा 70वां संविधान संशोधन, यह आपको 1992 में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वाला बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख आपको किया था। तो यह कृष्ण देव राय का, यानी बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी मिट्टी चाय बगानों के लिए आपको उपयुक्त होती है। तो यह जो है अम्लीय हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो वही ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि ज्योतिबा फुले में 1873 में, कब 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने ही आपको लिखा था। और यह जो है अमेरिका की जो दास प्रथा थी उसी पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ITCG का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंटर ट्रॉपिकल आपको कन्वर्जेंशन जोन जो होता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत का कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो द्वितीय किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो यह अकबर हो जाएगा यहाँ पे। तो बी वाला बिल्कुल सही है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। तो पोलो से संबंधित है। तो यहाँ पे भी इसका अगर 34 का देखा जाए तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुला कागड़ी पर्वत किस आपको निम्न में से किस देश में देखने को मिलेगा। तो वही भूटान यहाँ पे होना चाहिए। तो 35 का सी वाला बिल्कुल सही है। भूटान आपको पता है कि थिम्पू इसकी राजधानी है, मुद्रा निंगुलट्रम है, क्योंकि मेरा देश यहाँ पे अभी आर्मी में चला है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1972, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प यहाँ पे देखा जाए वह आपको क्या कह रहा है। दूसरा विकल्प जो कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त यानी सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस मुस्लिम शासक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो वह जो करने वाला एक झंडूबम व्यक्ति था, यानी 37 को देखा जाए तो क्या होना चाहिए सही जवाब? तो वही अलाउद्दीन खिलजी, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो जो नहीं है वह आपको इथोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में आपको स्थित है? देखिए यहाँ पे सर्वाधिक भंडार पूछा है, ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता है कि क्षिप्रा जो है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी होगी? तो क्षिप्रा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही विकल्प आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्षिप्रा जो है नर्मदा की सहायक नदी है और इसी नदी के किनारे आपको महाकाल की नगरी उज्जैन आपको देखने को मिलेगा। तो डी वाला बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक जिला, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पूरा पर्वत निम्न में से किन दो देशों के बीच सीमा का कार्य करती है या बनाती है? तो इस प्रश्न का सही है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड। आपको पता है कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में पड़ता है, वहाँ पर WHO, WLO, ILO और WEF यानी चार चार पांच संगठन ऐसे हैं जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा में पड़ता है, यह यूरोप महादेश में पड़ता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता एवं विशेषताएं हैं? तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपको क्या होगा? तो बाजार के लिए उत्पादन, ये भी सही है। बाजार उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, ये भी सही है। अब पूंजी का निरंतर संचय, यानी 1, 2, 3, यानी सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी आपको लौह खनिज जो है आपको कहाँ अवस्थित है? देखिए लौह अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो नोवा मुंडी में है। कोयला की अगर बात करते हैं तो धनबाद में हो जाएगा। जस्ता यहाँ पे देखा जाए तो जावर में, और तांबा आपको खेतड़ी में, यानी डी का एक ही में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए बताइए, इसका सही जवाब जास्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो वही जर्मनी और फ्रांस का बीच में होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या। देखिए वित्त आयोग आपको पता है कि इसका जो चर्चा है वह आर्टिकल 280 में किया गया है, और इसमें आपको वित्त आयोग यानी इसका जो है आपको अध्यक्ष समेत जो है आपको 5 सदस्य होते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें जो वित्त आयोग है आपको पता है नंद किशोर कुमार सिंह है, और 16वें जो अभी बनाया गया है अरविंद पनगड़िया है। इनका कार्यकाल आपको 5 वर्षों का होता है। इनका जो कार्यकाल होगा वह 2025 से लेकर 2030 तक होगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत एवं चुंबक तत्व में घना संबंध, इसका पता किसने लगाया था? तो ओस्टेड ने लगाया था, तो सी वाला बिल्कुल सही। 1 किलोवाट आपको घंटा बराबर होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चार यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह आपको तरंगदैर्घ्य एवं वेग होते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब आपको प्रतिबिंब बनती है, तो यह बनती है काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि उर्वरक के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है? तो वह होगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पड़ी वस्तुएं में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। देखिए पृथ्वी पर अगर पड़ा है तो इसका जो है वह शून्य हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट के 0, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य आपको नहीं है? तो 54 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एक गैस ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में वाइल्ड चार्ल्स एवं दाब के नियमों को पूर्णतः आपको पालन करता है, बिल्कुल करता है। इनके आयतन प्रसार जो है आपको गुणांक दाब प्रसार गुणांक के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपकी सप्लाई की जाती है वो आपको बताना है कि कितने वोल्ट यानी हर्ट्ज का होता है। तो आपको पता है कि 220 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपको पता है कि वह जो है आवृत्ति का क्षय मात्रा है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? वही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो वही बीज बनता है। तो आपको बी मिला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पीत किसके पाचन में सहायक होता है? तो वही वसा होता है, जिसे हम आपको फैट कहते हैं। आपको पता है वसा जो है आपका जो लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है, क्या होता है? लॉन्ग टर्म एनर्जी देने का कार्य करता है। अगर हमको क्विक एनर्जी चाहिए तो हमको क्या लेना होगा? आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 58 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 59 और 59 नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आवासीय क्षति तथा विखंडन हो जाएगा, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो जो प्रदर्शित करेगा उसका सही आंसर यहाँ पे स्टार्च का जलीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्टार्च तो है, शर्करा भी है, तो इसमें अमीनो अम्ल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कछाओं के ऊर्जा स्तर, कछाओं के अगर ऊर्जा स्तर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाभिक से दूर जाने पर यह बढ़ जाते हैं। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर यानी फोटोसिंथेसिस जो है इनमें किस पर निर्भर करती है? तो जो निर्भर करती है ना मित्रों, वह प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे मुकुलन जिसे हम बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो हाइड्रा को हम कर सकते हैं, तो सी करेक्ट है। अगला है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो बताइए उपभोक्ता, उत्पादक, आपको अपघटकर्ता, यानी सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि गोंडपोरिया समिति का संबंध आपको देखा जाए तो यह आपको बैंकिंग सेवा से था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी इनडायरेक्ट कर? बताइए इनडायरेक्ट कर इसमें यहाँ पे देखा जाए तो कौन होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए या इनडायरेक्ट कर की अगर बात यहाँ पे करता है तो 67 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? उत्पाद कर तो बिल्कुल इनडायरेक्ट कर है, दूसरा सीमा शुल्क भी हो जाएगा और बिक्री कर भी होगा, संपत्ति कर नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 हो, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का क्या होना चाहिए सही विकल्प? तो नीदरलैंड बिल्कुल सही। आपको पता है कि एक भारत में भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जो 1875 में एशिया महादेश का सबसे पुराना एक्सचेंज है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। 68 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 69। कहता है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय जो है आपको इनकम क्या होना चाहिए? तो इसका वास्तविक इनकम अपरिवर्तित रहेगा, यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि UNFCCC जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, आपको क्लाइमेट इसका फुल फॉर्म होता है इसमें अगर देखा जाए, और इसी का आपको कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, यही आपको आयोजन करता है और यह जो है आपको 28 क्रम का हुआ था, UAU में हुआ था, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। और इसकी जो पहली आपको कोप जो हुआ था वो आपको जर्मनी आपको 1995 में हुआ और इसकी स्थापना भी 1995 में ही है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो यह जीतने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वजाहत हुसैन साहब, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कैरोलिन बटोरजी, मार्टिन मेंडल, के बेरी शार्पलेस के संयुक्त रूप से
किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह केमिस्ट्री के आपको क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि किसे वर्ष 2020 के लिए आपको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया था आशा पारेख साहब को, यानी आशा पारेख को, यानी एक बहुत फेमस अदाकारी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, और यह जो प्रश्न है बिहार दरोगा में पीटी यानी सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश ने किया गया? अगर देश पूछे यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा जीएस, और 76 के बाद यहाँ पे देखिए 150 प्रश्नों तक इसका पूरा दिया हुआ है, और इसका नीचे सॉल्यूशन भी दिया गया है, पूरा उत्तर व्याख्या के साथ है। तो अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तब जाकर आप सही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के ऊपर, परंतु आप लोग इस चीज़ को नहीं समझिए, क्योंकि आप कर नहीं रहे। अगर करिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।